नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरए 3.0 री एग्जाम को लेकर लगातार टॉपिक वाइज वीडियो करा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा 19th नंबर का टॉपिक होगा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जिसमें ढेर सारी चीजें हम यहाँ पर कराएंगे। जितनी आपके अभी तक के पेपर हो चुके हैं बीपीएससी टीचर वाले, उन सभी के क्वेश्चन भी हमने इसमें रखे हैं, ताकि आपको थोड़ा ये भी अंदाजा लगता रहे कि कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। चीजें बायोलॉजी ज्यादा हैं तो इसलिए दो पार्ट में देखेंगे। आज इसका पहला पार्ट होगा और 20 जो 20 नंबर वाला टॉपिक वाइज वीडियो का, उसमें इसका सेकंड पार्ट होने के साथ साथ पूरा साइंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम केमिस्ट्री करा चुके हैं, फिजिक्स करा चुके हैं दो पार्ट में, और ये अब जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी करा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं और उपशाखाओं से। अच्छा, ये चीज भी बता दें कि जो हम करा रहे हैं वो सभी के लिए है, 1 to 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, सभी में कॉमन जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसके हिसाब से। तो जीव विज्ञान की शाखाओं में सबसे पहला है डर्मेटोलॉजी। त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है, और डर्मिकुल करके पाउडर आता है ना, उससे जोड़ सकते हैं त्वचा को। सर्पेटोलॉजी आपका सर्पों के अध्ययन से होता है। ऑर्निथोलॉजी बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित होता है। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरेमेकोलॉजी चींटियों के अध्ययन से संबंधित है। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना से संबंधित है, कार्य की भी कहेंगे। और वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन से संबंधित है। ऐसा नहीं कि जिसको हाईलाइट नहीं कर रहे हो याद नहीं करना, याद सभी करना है, कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा रिपीट होते हैं। पैथोलॉजी तो आप देखते हैं, जैसे रोगों की प्रकृति, लक्षण, कारक, जगह जगह आपके ब्लड वगैरह सैंपल आप देते हैं ना, तो पैथोलॉजी होती है। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों के अध्ययन से संबंधित है। पैलियो बॉटनी पादप जीवाश्मों के अध्ययन से। जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं के विस्तृत अध्ययन से। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इसमें जो है वो किया जाता है। बायोनॉमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन इसमें होता है। ऑस्टियोलॉजी बहुत पूछा जाता है, अस्थियों के अध्ययन से संबंधित होता है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय और मूत्राशय की थैलियों में स्थित पथरी को तोड़ करके इलाज किया जाता है। पेडोलॉजी भी पूछा जाता है, मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिजियोलॉजी तो शरीर के अलग अलग जो भाग हैं उनके कार्य विधियों का अध्ययन, जैसे किसी के पैर घुटनों में दर्द वगैरह है ना, तो फिजियोथेरेपी कराते हैं, उससे जोड़ सकते हैं। सर्वलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, न्यूरो वगैरह जानते ही हैं। ट्रोफोलॉजी पोषण विज्ञान से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास जो है उसका अध्ययन इसमें जो है वो किया जाता है। एंग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन और पालन से संबंधित है। ऑरोलॉजी पर्वतों के अध्ययन से जो है वो संबंधित है। जीव विज्ञान से संबंधित अब कुछ शब्दावलियों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है वो सजावट के लिए काम में आने वाले जो पुष्प होते हैं उनके अध्ययन से संबंधित होती है। तो फ्लावर वर्ड फ्लोरी से ही आ रहा है, तो उससे जोड़ सकते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? तो सेरीकल्चर होता है कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती से। टिश्यू कल्चर क्या होता है? कृत्रिम माध्यम से ऊतकों के संवर्धन को लेकर के बात होती है। हार्टिकल्चर में फल, सब्जियां और उद्यान पादपों का संवर्धन, और पुष्पों का अलग था, वो चीज बता चुके हैं। सिल्वीकल्चर वन्य वृक्ष और उनके उत्पादों का संवर्धन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में पूछा गया था 15 मार्च 2024, शिफ्ट 2, यानी इसी वाला जो पेपर रद्द हो गया है, इस वाले पेपर में पूछा गया था पीआरटी में, कि यदि कोई रोग गैर मानव जंतु से किसी मनुष्य में पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन था पशुजन्य रोग, संक्रामक रोग, जन्मजात रोग, इस तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा? पशुजन्य रोग। बस ये क्वेश्चन बीच बीच में हमने आपको ऐसे इसलिए लगा दिए ना, तो आपको पता चले कि रोगों से क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब पढ़ेंगे ना तो रोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ से विषाणु की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो विषाणु में सबसे पहले ये कि विषाणु अति सूक्ष्म आकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियर प्रोटीन कण है, जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की। कब की थी? 1892 में। तंबाकू की पत्ती में मोजक रोग के कारण की खोज करते समय इन्होंने विषाणु की खोज की थी। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। अब विषाणुओं से पौधों में होने वाले रोग, जैसे कि अभी ऊपर बताया भी कि रोगों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर संक्रामक पशुजन्य था, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि दोबारा पेपर होगा तो यही सेम क्वेश्चन आ जाएगा। अब रोगों से संबंधित जितने भी टॉपिक बन सकते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे।
तो यहाँ पर विषाणुओं से होने वाले पौधों में जो रोग हैं उनकी बात करते हैं। तो तंबाकू की पत्तियों में जो मोजेक रोग होता है ये आपका विषाणुओं से होता है। पंकी टॉप ऑफ बनाना केला की पत्तियों में होता है। इसी प्रकार जो आलू में मोजेक रोग होता है वो भी विषाणुओं से पौधों में होने वाले रोग में आता है। तो ये 3 याद रखिएगा मेन। अब विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में बात करते हैं होने वाले रोग, यहाँ से पूछे जाने के चांसेस और ज्यादा होते हैं, जिसमें सबसे पहला है चेचक, फिर है पीत ज्वर, अरबो वायरस कहते हैं, पोलियो, निस्पंदी वायरस, खसरा, मोरबेली वायरस, गलसुआ, मम्पस वायरस, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, मस्तिष्क शोथ है, हर्पीज, हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा, आर्थोमिक्सो वायरस, ट्रैकोमा भी आता है इसमें, डेंगू ज्वर भी विषाणुओं से होता है, और एड्स भी, HIV वायरस भी आपका विषाणु से ही आपको देखने को मिलता है। तो इतने सभी हैं। वैसे इनकी ट्रिक भी होती है, जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ। अगर देखना हो वीडियो तो सर्च कीजिएगा जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ बालाजी स्टडी अड्डा ट्रिक, ऐसे करके पूरा सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ट्रिक बता चुके हैं। अब एक क्वेश्चन पीएच वैल्यू से पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था वो भी देख लीजिए। तो ये आपका पूछा गया था 24 अगस्त 2023 को शिफ्ट 1 में, यानी टीआरई 1 में क्वेश्चन आपका जो है वो पेपर में आया था, और पीआरटी में आया था, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से पीएच 7 से अधिक किसका है, यानी पीएच वैल्यू जितनी भी हैं आपको सभी याद करनी पड़ेगी। तो गैस्ट्रिक जूस है, रक्त प्लाज्मा है, सिरका है, आंसर यहाँ पर रक्त प्लाज्मा सही हो जाएगा जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है। पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को माप करके एक संकेतक के रूप में कार्य करता है, और इसको लेकर के ही हम पीएच स्केल का जो मान है वो दिखाते हैं। तो एक रसायन कितना क्षारीय है या अम्लीय है वो आप पीएच स्केल के थ्रू दर्शाते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 तक आपका होता है। पीएच जल का जो शुद्ध जल है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। अब यहाँ पर वैल्यू से ही क्वेश्चन बनते हैं, जिसे उदासीन माना जाता है। अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय क्या होते हैं? जो कि आपका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। अब गैस्ट्रिक जूस के नाम से जो पाचक द्रव्य होता है वो आपका अमाशय में होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण इसकी पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच आपका होता है। ये अत्यधिक अम्लीय होता है। किसकी बात हो रही है? गैस्ट्रिक जूस की। दूसरा है आपका रक्त प्लाज्मा, जो कि मानव रक्त का एक तत्व है जिसकी पीएच वैल्यू अल्प क्षारीय या क्षार विशिष्ट होती है। ये आवश्यक प्रोटीन से भरपूर होता है। पूरे शरीर में पोषक तत्व, हार्मोन, प्रोटीन के परिवहन के लिए भी एक वाहन के रूप में ये काम करता है, रक्त प्लाज्मा। फिर आपका है सिरका। इस अम्लीय तरल में आमतौर पर मात्रा के अनुपात में 5 से 20% एसिटिक एसिड होता है, ये तो आपको पता ही है। और इसकी अम्लीय प्रकृति का कारण भी यही है। इसे बनाने में प्रयुक्त किण्वन तकनीक का यूज किया जाता है, इसे इसकी अम्लता प्रदान करता है। और सिरके का जो पीएच है वो भिन्न हो सकता है, हालांकि ये सामान्यतः 2.5 के आसपास रहता है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक कवक की। कवक की अगर बात करते हैं तो कवक हरित लवक रहित संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा होते हैं। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना जो भोजन है वो स्वयं नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्णहरित नहीं होते हैं। इनमें संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बहुत पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी? काइटिन की। अब कवक से होने वाले रोग सबसे पहले जंतुओं में देखते हैं। देखिए, जंतुओं में होने वाले रोग में आपका सबसे पहला है फेफड़े का रोग जिसको कहते हैं स्पर्जिलस, दाद है, मेनिंजाइटिस है, हिप्टाजमोसिस है, ओनिकोमाइकोसिस है, दमा है, गंजापन है, खाज है। तो दाद, खाज जितने हाईलाइट किए ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्पर्जिलस जो है फेफड़े का रोग है। अब बात करते हैं कवक से होने वाले रोग जो कि पौधों में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सरसों का सफेद किट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का उत्तर भाव अंगमारी रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग कई बार पूछा जाता है, आलू का अंगमारी रोग, सेब के फाल का सड़ना, गेहूं का जो है वो लाल रस्ट, बाजरे का रंगाट, गेहूं का ढीला स्मट, अंगूर का पाउडर, और राई का इरगाट रोग। तो कुछ है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बाकी याद ये रख सकते हैं। कवक से होने वाले रोग पौधों में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जीवाणुओं को लेकर के। तो जीवाणु जो है हरित लवक रहित होते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो है उसका रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आपका है राइजोबियम। याद होगा आपको, शायद यूपी टेट वगैरह में ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ राइजोबियम से।
तो भूमि की उर्वरता जो है उसकी वृद्धि के लिए दलहनी फसलों के गांठों में ये आपका पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं तो ये दूध से दही बनाने में कारगर होता है। एजिटोबैक्टर जो होता है एसेटी, ये सिरका के निर्माण में या यूज होता है। सब लाभदायक जीवाणु है। माइकोकोकस कॉन्डिलेस ये आपका चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए यूज में लाया जाता है। अब कुछ हानिकारक जीवाणु की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम ये देखने को मिलता है, जो कि भोजन को जहरीला बना देता है, विषाक्त बना देता है। जीवाणुओं से पौधों में होने वाले रोग की बात करें, क्योंकि अभी हमने जो बात की थी जीवाणुओं से पहले वो कवक की बात की थी, अब बात करेंगे जीवाणु को लेकर कि जीवाणुओं से पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं। तो जीवाणुओं से पौधों में रोगों में सबसे पहला है सेब का अग्नि निर्जा रोग, चावल का अंगमारी रोग, आलू का सैथिल रोग, नींबू का कैंकर रोग, गेहूं का टुंडू रोग, फलों में क्राउन गॉल रोग। ये कुछ पौधों में जीवाणुओं से रोग आपको देखने को मिलते हैं। जीवाणुओं से पशुओं में अगर बात करते हैं होने वाले रोग तो कौन कौन से हैं? तो भेड़ में आपका एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। जानवरों का काला पैर रोग भी देखने को इसी जीवाणुओं से मिलता है। जीवाणुओं द्वारा बात करते हैं मानवों में होने वाले रोगों को लेकर, तो एक तरफ जीवाणु एक तरफ रोग। जीवाणु कौन सा है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। और रोग कौन सा है? तो आपका टिटनेस है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु से आपका। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो हेमोफिस परटूसिस जो है ये आपका जीवाणु से रोग कौन सा होता है? काली खांसी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो पूछा ही जाता है कई बार, टीबी या तपेदिक जिसको कहते हैं। विब्रियो कैलोरी हैजा आपका रोग होता है। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से आपका डिप्थीरिया रोग होता है। बैसिलस पेस्टिस से प्लेग रोग। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से निमोनिया रोग। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड रोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कोढ़ या कुष्ठ। ये जो सब लिस्ट देख रहे हैं सब जीवाणु की हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कोई रोग दे दिया जाए हैजा डिप्थीरिया, ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनमें से जीवाणुओं से होने वाले रोग में आता है। अब साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल की बात करते हैं। नील हरित शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण ही आपको दिखाई देता है। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, जो कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर के बनी होती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर कैसा होता है? सहजीवी जैसा होता है। लाइकेन में एक सहजीवता को संबंध को लेकर पूछा जाता है। लाइकेन आपका वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में भी होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन उगते ही नहीं है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उनको कहते हैं कोर्टिकोल्स, और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। तो ये इसके नाम है। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार शिक्षक टीआरई 2.0 पीआरटी में पूछा गया था 14 दिसंबर 2023 में। मानव वृक्क की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, इस तरीके से ऑप्शन थे। आंसर एक जोड़ी सही हो जाएगा। मानव वृक्क की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो सामान्यतः एक जोड़ी होती है। सामान्य मानव कोशिकाओं में बात करें तो अधिकांश कोशिकाओं में जो युग्मक होते हैं शुक्राणु और अंडाणु कोशिका, इनको छोड़कर कुल 46 गुणसूत्रों में से 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और अन्य जो कायिक कोशिका होती हैं उनकी तरह वृक्क कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इन कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र की जोड़ी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करती है। इन गुणसूत्रों में जो 22 जोड़े होते हैं वो ऑटोसोम अलिंग गुणसूत्र होता है और एक जोड़ी आपका लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण जो है यही करते हैं। मानवों में लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। मादाओं में सामान्यतः दो एक्स गुणसूत्र यानी एक्स एक्स होते हैं और नर में एक्स और वाई गुणसूत्र आपके होते हैं। आगे बात करते हैं एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री ऐसे करके जो पूछा जाता है उसके बारे में। तो एक बीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल हैं और उनके पौधे हैं। जैसे सबसे पहला कुल आपका है ग्रैमिनी कुल। ग्रैमिनी कुल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? जौ, जई, गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, बाजरा और ज्वार। इसी प्रकार लिलिएसी कुल में प्याज, लहसुन और सतावर। पालमी में देखने को मिलता है खजूर, नारियल, सुपारी, ताड़। इसी प्रकार म्यूजेसी में देखने को मिलता है केला। ये सब आपके एक बीजपत्री हैं। अब बात करें द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में कुकर बिटेसी आपका ये पूछा जाता है काफी। इसमें परवल, तरबूज, कद्दू, खरबूजा ये आते हैं। ये इनका कुल है और इनके कौन कौन से पौधे हैं वो आपको इस तरीके से बाहर देखने को मिल रहा है। मिर्टेसी में आप देखेंगे तो मेहंदी, अमरूद, जामुन और यूकेलिप्टिस आता है।
रोजसी जो है इसमें आपका रसभरी, सेब, नाशपाती और गुलाब आता है। अम्बेली फेरी में आपका जीरा, धनिया, गाजर, सौंफ, लौंग आता है। इसी प्रकार सोलेनेसी में आपका तम्बाकू, आलू, बैंगन, टमाटर, लाल मिर्च, धतूरा आता है। कंपोजिटी में गेंदा, गुलदाउद, सूरजमुखी, सलाद, जीनिया। रुटेसी में नींबू, संतरा, मौसमी। फूसी फेरी में फूल गोभी, मूली, सलजम, सरसों। और मालवेसी जो है इसमें आपका कपास, भिंडी, गुड़हल। तो कई बार इनके कुल ना पूछ करके डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधे में आता है या उस कुल की श्रेणी में आता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बिहार शिक्षक टीआरई 2.0 पीआरटी में पूछा गया था कि आहार नाल की भित्तियों के संकुचन का और विस्तार की गति क्या कहलाती है? स्थानांतरण, बाष्पोत्सर्जन या क्रमाकुंचन? तो क्रमाकुंचन गति आपका सही हो जाएगा। फेज 2 में आया था क्वेश्चन 14 दिसंबर 2023 पीआरटी में। तो क्रमाकुंचन गति की अगर बात करें तो नलिका का संरचना की भित्तियों जैसे कि ग्रसिका, आहार नली, अमाशय, आंत और पाचन तंत्र के अन्य हिस्सों में पेशियों के समन्वित लयबद्ध संकुचन और शिथिलन को यह संदर्भित करता है। ये गति जो है नली के माध्यम से सामग्री को आगे बढ़ाने में सहायता करती है जिससे पाचन और अवशोषण की क्रिया आपकी होती है। संकुचन की बात करें तो ग्रसिका की जो भित्ति होती है उसमें गोलाकार पेशियां भोजन को बोलस यानी चबाए गए भोजन जो होता है उसका द्रव्यमान के बाद संकुचित होता है जिससे भोजन फिर आगे की ओर बढ़ता है, वो बना देता है। शिथिलन में बोलस के सामने की पेशियां शिथिल हो जाती हैं जिससे बोलस शिथिल भाग में आपका चला जाता है। तो दोनों प्रक्रिया एक साथ होती हैं क्योंकि बारी बारी से संकुचन और शिथिलन एक लहर जैसी गति उत्पन्न करते हैं जिससे क्या होता है भोजन मुंह से अमाशय तक पहुंच जाता है और फिर बाद में डाइजेशन में कंप्लीट होता है। आगे अब बात करते हैं पादप हार्मोन को लेकर के। पादप हार्मोन में पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। अब इसमें पादप हार्मोन है कौन कौन से? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में, साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति के रूप में, एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला है और फ्लोरिजेंस आपका फूल खिलाने वाला हार्मोन है। एक एक लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एबिसिल अम्ल जो है वो आपका वृद्धि रोधी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एक एक लाइन में रट लीजिएगा। अब कुछ पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं। जैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को हम किससे मापते हैं? गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं। नींबू का जो लिटिल लीफ रोग होता है वो कॉपर की कमी से होता है। मटर का जो मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। फूल गोभी का जो विप्टेल रोग होता है वो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। पत्तियों में हरिमहीनता रोग कैल्शियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। इसी प्रकार नींबू जो है उसका डाई बैक रोग जो होता है वो कॉपर की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर में जो हट रॉट रोग होता है वो बोरॉन की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग बोरान की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हट हट रॉट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। सलजन में वाटर कोट रोग जो होता है वो आपका मैग्नीज की कमी से जो है वो होता है। अब एक और क्वेश्चन जो कि पूछा गया था बिहार प्राइमरी टीचर में 24 अगस्त 2023 यानी फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 इसलिए क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग पेपर हुआ था पहली वाली शिफ्ट में, पहले वाली फेज वाली वैकेंसी में। क्वेश्चन क्या था कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? लेंस को किया जाता है, कार्निया को, पूरी आंख को, या इनमें से एक से अधिक कोई नहीं। अच्छा, वीडियो सभी लोग लाइक शेयर भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। और इससे पहले के जितने भी करा चुके हैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो उसको भी अलग से प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। वीडियो के लिए लाइक का जो टारगेट है वो 1000 लाइक का है। जैसे ही कंप्लीट होंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और इससे पहले कई पीडीएफ भेज चुके हैं वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन वाली भी हैं, टॉपिक वाइज वाली भी हैं। बाकी मेहनत तो देख ही रहे हैं हम आपके लिए लगातार कर रहे हैं, तो लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। नेत्र की बात करते हैं तो वयस्क मानव का नेत्र गोलक लगभग एक गोलाकार संरचना होती है। नेत्र गोलक की भित्ति जो होती है वो 3 परतों से बनी होती है। श्वेत पटल बाहरी परत, कार्निया स्क्लेरा का अंतरिम भाग होता है और कोराइड मध्य परत होता है। कॉर्निया जो होती है नेत्र गोलक के बाह्य आवरण का स्पष्ट पारदर्शी अग्रभाग होता है। प्रकाश की जो किरणें होती है ना वो इसी परत में प्रवेश करती हैं। कार्निया नेत्र की कुल प्रकाशिक क्षमता का 2/3 भाग कॉर्निया होता है। अब बात करते हैं वर्ग की को लेकर के।
तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, उसे कहते हैं वर्गीकी। प्रोटोजोआ संघ की बात करते हैं तो इस संघ के जो जंतु हैं उसमें कोई ऊतक या अंग आपका संघ प्रोटोजोआ में नहीं होता है। इनका जो शरीर होता है वो नग्न या पॉलिकल द्वारा ढका होता है। अब हमें सब जितने भी वर्गीकी में आते हैं ना वो पढ़ने हैं, तो जिसमें संघ प्रोटोजोआ हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं। तो इस संघ के जंतु में कोई ऊतक या अंग नहीं होता, शरीर इनका नग्न या पॉलिकल द्वारा ढका होता है। इसमें एग्जाम्पल से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अमीबा आता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, एंट अमीबा कोलाई है, प्लाज्मोडियम यूग्लिना, ये सब आपके संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। दूसरा आपका है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो होता है ये बहु जली जंती होते हैं, बहुकोशिकीय, जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनकी आकृति अनियमित होती है, बेलनाकार होती है, अंडाकार या शाखानुमा। इनके शरीर में ऊतक नहीं होते हैं। और इस श्रेणी में आपका साइकन, हाइलोनेमा, यूस्पांजिया, स्पंजिया, यूप्लेक्टेला, ये सब आपके पॉरीफेरा में आपके आते हैं। अब अगला है संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है संघ के जो जंतु होते हैं उनकी खासियत होती है कि जल, थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। जैसे आपके ऑर्थोपोडा में मक्खी है, केकड़ा है, मकड़िया, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम का कीड़ा, कन खजूरा, ये सब आपके किस में आते हैं? संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अगला आपका है मोलस्का संघ। मोलस्का संघ की अगर बात करें तो ये जो संघ है इसके अंतर्गत अधिकांश जो जीव होते हैं वो आपको समुद्री देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में और स्थल पर भी पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में ऑक्टोपस आप देखते हैं, और बाकी तो डोरिस, टेंटेलियम, काइटन, पाइला, हेलिक्स, सीपिया आदि हैं। मोलस्का में मेन आपको ऑक्टोपस देखने को मिलता है। अगला है संघ इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के सभी जो जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं। इसमें तारा मछली, समुद्री अर्चिन हो गया, समुद्री खीरा हो गया, कुकुमेरिया है, ये सब आपके इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। जो प्रैक्टिस सेट कराया था ना अभी, उसमें समुद्री खीरा ही पूछा गया था, ध्यान होगा आपको। अगला है संघ संघ कार्डेटा। संघ कार्डेटा में क्या होता है? इस संघ में संघ सार्क, टारपीडो, रोहू, कतला, सिंगी, मांगूर, गरई, एनाबेस, ये सभी आते हैं। सार्क को डॉग फिश तथा टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जाना जाता है। अगला है उभयचर वर्ग। इसमें आपके मेढक है, सैलामेंडर है, प्रोटिसस और साइरेन आते हैं उभयचर में। सरीसृप वर्ग में कछुआ, गौह, करैत, अजगर, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर, ये सब आपके आते हैं इसमें। रेस का साधारण नाम करैत है और नाजा का साधारण नाम कोबरा है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है बिहार शिक्षक टीआरई 2.0 पीआरटी में, फेज 2 वाले में आया था कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तदाब को नियंत्रित करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना टीआरई 1 में भी आया था और टीआरई 2 में भी आया था, मतलब सेम रिपीट हुआ था। आंसर हो जाएगा पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब को नियंत्रित करता है, उसके में 3 याद रखने हैं, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, मेन वही आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन 2 बार ये आपका आया है। एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विटामिन से रिलेटेड, बिहार प्राइमरी टीचर ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन 24 अगस्त 2023, यानी फर्स्ट पेज में शिफ्ट 2 में आया था। क्वेश्चन आया था विटामिन B12 का रासायनिक नाम, थायमीन, कोबालमिन, नियासिन, इस तरीके से ऑप्शन थे। आंसर हो जाएगा कोबालमिन। अब विटामिन B12 का पूछा गया तो विटामिन से रिलेटेड सारी चीजें भी पढ़ भी लेंगे। बाकी विटामिन B12 एक जल में विलय विटामिन है जिसे मछली, मांस और डेयरी उत्पादों के साथ बहुल अनाज और पूरक पदार्थों के अंतर्ग्रहण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब विटामिन सारे पढ़ लेते हैं। विटामिन और उनके पोषक। 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक थे कैसिमर फंक, इन्होंने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। अब तक विटामिन की कुल 2 श्रेणियां हैं, जल में घुलनशील बी और सी, और वसा में घुलनशील में देखेंगे तो कीड़ा आपको देखने को मिलता है। ये है के, ये है ई, ये है डी, ये है ए। कीड़ा ऐसे याद रख सकते हैं एज अ ट्रिक के तौर पर। बाकी जो बचेगा बी और सी वो जल में घुलनशील है। अब सभी के बारे में एक एक। सबसे पहला विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, स्रोत इसका गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। कमी से होने वाले रोग में एक तो जीरोथैलेमिया है और आपका रतौंधी है। विटामिन B1 थायमीन, रासायनिक नाम सोयाबीन, अनाज, दूध, फलियां, सब इसके स्रोत। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो आपको ये रासायनिक नाम जरूर याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपके पेपर में वही पूछा गया था। स्रोत तो वैसे नहीं याद कर पाएंगे तो कोई खास नहीं है। रोग जरूर याद रखना है, कीलोसिस रोग, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। विटामिन B3 की बात करें तो इसका है नाम निकोटिनिक अम्ल अथवा नियासिन भी इसको कहते हैं। दूध, अंडे, फलियां, मछली, ईस्ट, मांस। इसमें आपका चर्म रोग या पेलाग्रा काफी पूछा जाता है, इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं।
तो ये हो गया B3। अगला है B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसमें बाल सफेद हो जाते हैं इसकी कमी से, वृद्धि नहीं होती है आपकी, तो जिनकी हाइट छोटी वो आपका विटामिन B5 जो है वो खाएं। B6 की बात करते हैं तो पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम, और एनीमिया रोग होता है और आपका चर्म रोग होता है, ये आपका विटामिन B6 की कमी से होता है। अनाज, मांस, ईस्ट, दूध, ये सब। विटामिन B7 का नाम बायोटिन है, बालों का झड़ना, लकवा, ये सब आपको देखने को मिलता है विटामिन B7। अगला है विटामिन B9 जो कि है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। इसमें देखेंगे तो कुंठित वृद्धि है, रक्त छीड़ता है, ये सब आपको देखने को मिलता है विटामिन B9 की कमी से। अगला है विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन, और इसमें आप देखेंगे तो एनीमिया रोग है, पांडु रोग है, ये आपको देखने को मिलता है, और यही B12 वाला ही आपसे पेपर में पूछा गया था जो कि अभी मैंने आपको दिखाया भी। दूध, मछली, अंडा, मांस, आंत के जीवाणु, ये सब आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके स्रोत। अब विटामिन सी की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। जितने भी खट्टे फल आपको देखने को मिलते हैं ना, सब विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ऑस्टियोमलेशिया या सूखा रोग रिकेट्स जो है इसकी कमी से होता है। मछली का तेल, मक्खन, अंडा, सूर्य का प्रकाश, सब इसके स्रोत हैं। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसमें जननांग और पेशियां कमजोर, जनन क्षमता की कमी होती है। इसके लिए जो स्रोत है वो सोयाबीन है, अंडे की जर्दी है, गेहूं, तेल, ये सब आपको देखने को मिलता है। विटामिन के जो है इसका नाम है नेफ्थोक्यूनॉन, जो कि सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा, ये सब स्रोत हैं, और कमी से होता है रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है। अब एक क्वेश्चन और जो कि पूछा गया था बिहार प्राइमरी टीचर का जो पेपर था, और ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट पेज वाले में आया था 24 अगस्त 2023, और कौन सी शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट थी। तो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं फर्स्ट शिफ्ट, और कौन सा, तो TRE 1, और TRE 1 में कौन सा, तो आप कहेंगे मेल शिफ्ट वाला था शायद पहली शिफ्ट, तो TRE फर्स्ट में आया था। प्रश्न क्या था, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, इनमें से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो महिलाओं के आंतरिक प्रजनन तंत्र में प्रजनन ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जिन्हें हम अंडाशय कहते हैं। और ये हमारा लास्ट होगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, क्योंकि बाकी जो चीजें होंगी वो अगले पार्ट में देखेंगे। तो इन्हें अंडाशय कहा जाता है क्योंकि वे अंडाणु और लैंगिक हार्मोन उत्पादित करते हैं, प्रजनन और अंतःस्रावी दोनों तंत्रों के लिए आवश्यक होते हैं। अंडाशय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य और उत्तरदायित्व होते हैं, वो क्या हैं? जैसे अंडे का उत्पादन करना, अंडाणु हार्मोन संबंधी कार्य, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब आपके इसके काम देखने को मिलते हैं। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताना है कि अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। तो देखते हैं कितने लोग सही इसका आंसर देते हैं। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइए। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।